नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में इन दिनों पढ़ रहे हैं कहानी स्मृतियों में पिता। आज हम उसका आखिरी हिस्सा समाप्त करेंगे। स्मृतियों में पिता रघुनंदन त्रिवेदी की एक महत्वपूर्ण कहानी है। रघुनंदन त्रिवेदी राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्मे थे। उनकी कहानियां प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। अल्पायु प्राप्त थी उनको। अफसोसजनक बात है ये, अन्यथा हिंदी साहित्य को अन्यान्य कृतियों से वो धन्य करते। इनकी इसी कहानी के माध्यम से हम इनकी लेखन प्रतिभा के कौशल को मान सकते हैं। कितना भावप्रवण लेखन है। शैली और शिल्प की दृष्टि से कहानी में नवीनता है। कहानी मार्मिकता की छाप भी छोड़ती है। एक पिता को एक बेटे की दृष्टि से देखा गया है। एक बेटा जो बचपन और जवानी दोनों स्थितियों में अलग अलग रूपों में अपने पिता की छवि को महसूस कर रहा है। पिता बता रहे हैं, बेटा सुन रहा है। ये बचपन के फ्लैशबैक की चीजें, इन्वर्टेड कॉमास का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जिस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमास जिसमें कथन को डायरेक्ट स्पीच में लेने के लिए बताए गए हैं, वो भी अपने आप में प्रभावित करते हैं। पुनः कहानी वर्तमान में आ जाती है। तो इस प्रकार से फ्लैशबैक शैली का इस्तेमाल यूं तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन इस कहानी में वो अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से हमने कहानी छोड़ी थी कि शरद पूर्णिमा को हर बार पिता आते हैं। पहली बार ऐसा है कि पिता शरद पूर्णिमा को नहीं आए। 3 बच्चे हैं इस फैमिली में माता पिता के साथ, 2 भाई और 1 बहन। बड़े भैया जिसको भाई कहा गया है, उनका जन्मदिन हिंदी तिथि के हिसाब से शरद पूर्णिमा को आता है। और यह भी बताया गया है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीनों में से किसी का भी जन्मदिन और पिता घर पर ना आए। यह पहला मौका था जब जन्मदिन और शरद पूर्णिमा दोनों पे ही पिता नहीं है। यहां पर अब हम बात करते हैं कहानी को पढ़ने की। पिता उस रात नहीं आए, बल्कि तीसरे दिन कहीं जाकर उन्हें छुट्टी मिली। पर आने पर उन्होंने वह सारी बातचीत जो उस रात छत पर हमारे बीच हुई थी इस तरह बताई जैसे वे खुद शरद पूर्णिमा की रात छत पर हमारे साथ मौजूद रहे हों। ऐसे कैसे हुआ? क्या वे कोई जादू जानते थे? हर बार तो माँ बताया करती थी कि अब तुम्हारे पिता यहाँ पहुंच गए, अब तुम्हारे पिता वहां पहुंचकर पिता आने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि पिता शरद पूर्णिमा पे नहीं थे, लेकिन जब वो उसके बाद तीसरे दिन आए तो उन्होंने वो सारी बातें बताई जो माँ ने बच्चों के साथ की थी। यही तो अंतरंगता होती है। ये घर था, ये परिवार था, ये लोगों का झुंड नहीं था। लोगों के झुंड में एक चार दीवारी में छत के नीचे भी रह के सब लोग एक दूसरे की भावनाओं से अपरिचित रह जाते हैं, अनछुए रह जाते हैं। और नहीं, प्यार अगर है तो सब एक दूसरे से दूर रह के भी समझते हैं कि किसका दिल किस तरह से कब किस शिद्दत से धड़क रहा है, घर में क्या चल रहा है। तो क्या पिता जादू जानते थे? हाँ, जादू तो वे जानते थे, पर वह जादू अलग किस्म का था। इस पर भी हमने पिछले हिस्से में बात की थी कि जादू तो पिता जानते थे, थोड़ा सा अलग तरह का जादू था वो। पिता का चीजों में तब्दील हो जाने का जादू। पिता थे तो एक इंसान, लेकिन वो चीजों में तब्दील हो जाते थे। अपने बच्चों के अनुसार दूसरी चीजों में, दूसरे पशु पक्षियों तक में बदल सकते थे, वस्तुओं में बदल सकते थे। यह जो करतूत थी असल में घर की करतूत थी। करतूत नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पर बड़े प्यार से उसको इस्तेमाल किया गया कि ये जो करतूत थी, ये जो किया धरा था, ये परिवार का किया धरा था, घर का किया धरा था। ये जादू उस घर का था जिस घर में सब एक दूसरे को प्यार करते थे। पहले ही मैंने बताया, मकान और घर में एक फर्क है। ये लोग मकान में नहीं रहते थे, घर में रहते थे, और यही इस कहानी की खासियत है। घर उस दूसरे शहर से भी जो करीब 150 किलोमीटर दूर था और जहां पिता नौकरी करते थे, इतना साफ दिखाई देता था उन्हें कि मां की तरह वे भी आसानी से अनुमान लगा सकते थे। घर
पिता जहाँ नौकरी करते थे वहां से 150 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहां से भी इतना साफ दिखाई देता था, मन की आंखों से पिता घर वो देख पाते थे कि माँ की तरह वो भी सब चीजें साफ साफ बता पाते थे। और पांचवा और अंतिम हिस्सा कहानी का, और सपने से बाहर एक पिता की जीवनी। ये सब तो सपना था, ये सब सपना नहीं था असल में, लेकिन लिखा गया सपना, ये सब यादें थी। हर सपना भी तो एक याद है, और याद भी तो एक सपना है ना। ऐसा सपना जो कभी हमने जिया हो और आज हम उसको यादों में महसूस कर रहे हो। असली जिंदगी में पिता वह सब हो सकते थे जो वे खुद या हम चाहते। असल जिंदगी में पिता वो सब कुछ हो सकते थे जो या तो पिता चाहते या हम चाहते, उनके बच्चे चाहते, उनकी पत्नी चाहते। घर में सबसे छोटा मैं था, मेरी इच्छा होती थी कि मैं थोड़ा उनको घोड़ा बनकर खूब तेज भागते रहना चाहिए। सबसे छोटा था, थोड़ा छोटा नहीं, सबसे छोटा। लेखक अपने बचपन की बात करें कि परिवार में वो सबसे छोटे थे और वो चाहते थे कि पिता घोड़ा बन जाए और उनको टपड़क 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 बस भागते रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए। भाई मुझसे बड़े थे, वे चाहते थे पिता नाव बने ताकि बारिश के दिनों में हम चाहे तो नदी पार कर सके। भाई कदाचित बड़े होने के कारण थोड़े गंभीर थे। गंभीरता वैसे उम्र से नहीं आती, लेकिन इस कहानी में भाई को थोड़ा गंभीर दिखाया है। अलग रहते हैं, एकांत में बैठना पसंद करते हैं, संगीत सुनना पसंद करते हैं, और पिता से वो नाव बनने की उम्मीद करते थे कि पिता अगर नाव बन जाएंगे तो बारिश आएगी तो वो नदी पार कर सकेंगे। लक्षणा में समझा जाए, वंदना में समझा जाए तो तारणहार, मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाले व्यक्ति जरूर थे। बीच मझधार में डूब जाए अगर नाव ना हो तो। इसलिए पिता को परिवार की नाव बनना चाहिए, ये बड़े भैया सोचते थे। माँ और बहन का ख्याल है कि उन्हें छाते में बदल जाना चाहिए, जो धूप में भी उतना ही जरूरी होता है जितना बारिश में। कहानी में बार बार दिखाया है कि माँ बहन का किशोर उम्र का रूप लगती है जब मुस्कुराती है, और बहन माँ का वर्तमान रूप लगती है जब गंभीर और उदास होती है। तो यहाँ पे ख्वाहिश भी उन दोनों की एक जैसी है। माँ और बहन सोचती है कि पिता छाता बन जाए। छाते की जरूरत धूप में भी होती है, बारिश में भी होती है। ज्यादा गर्मी में भी धूप में निकलो तो छाता चाहिए, और बारिश में निकलो तब भी छाता चाहिए। प्यार भी छाते की तरह होता है, हर मौसम में जरूरत पड़ती है। घर में किसी की एक भी इच्छा अधूरी रह जाती तो पिता कष्ट पाते, इसलिए जरूरत के मुताबिक वे घोड़े और नाव और छाते में बदलते रहे। पिता प्यार करते थे। बेटा आज भी इस बात को याद करता कि अगर घर में किसी एक की भी जरूरत अधूरी रह जाती तो पिता इस बात से कष्ट पाते थे, उनको दुख होता था। इसलिए जरूरत के मुताबिक वो घोड़ा, नाव और छाता सब में अपने आप को बदलते रहे। बदलना अपने को थका लेना है, इन्वर्टेड कॉमा में है पिता का कथन है। थकान के साथ पिता ने कहा कि बदलना अपने को थका लेना है। एक दिन पिता ने कहा था, उनकी उम्र तब 60 साल थी। वे सचमुच थके हुए घोड़े की तरह हाँफ रहे थे और अब लालटेन या कुतुब नुमा जैसी कोई चीज हो जाना चाहते थे। पिता हाँफ रहे थे। जब ये कहा था तब पिता की उम्र 60 साल हो गई थी। अब वो चाहते थे कि वो लालटेन हो जाए जिसको लोग अड़ी भिड़ी के लिए, इमरजेंसी के लिए जला के और खूंटी के टांग देते हैं। वो ज्यादा काम नहीं आती, लेकिन इतना इत्मीनान रहता है कि बहुत अंधेरा हो गया तो उस लालटेन को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। हम लोगों के जीवन में बचपन में लालटेन था, गांव देहात में शायद अभी होगी, या कुतुब नुमा रोशनी की ऐसी चीज साइड में जिसको रखा जा सके और इत्मीनान बना रहे, वो ऐसा हो जाना चाहते थे। भागा दौड़ी अब वो नहीं करना चाहते थे। हम लेकिन चाहते थे कि वे बच्चों की पसंद के हिसाब से हारमोनियम बने और कमरे में बैठ जाए। बेटों की शादियां होगी, बेटों के बच्चे हो गए, वो क्या सोचते थे कि पिता अब हारमोनियम में बदल जाए, कमरे में बैठे, घूमना फिरना नहीं हो पाए तो और बच्चों के लिए बजे, यानी बच्चों को कहानियां सुनाए, बच्चों का मनोरंजन करे। एक नई डिमांड, एकदम नई चीज था शुरू में हारमोनियम घर के लिए। शुरू में वो जो हारमोनियम बने वो बड़ी नई चीज थी। पिता हमेशा जॉब पे रहे, रिटायर होकर घर आए हैं,
पिता को जानना हो, पिता के बारे में पढ़ना हो तो ज्ञान रंजन की एक कहानी है पिता नाम से ही, वो मैं सजेस्ट करूंगी, पढ़नी चाहिए। और एक कहानी है उषा प्रियंवदा की, वापसी, वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज। एक ऐसा पिता जो उम्र भर बाहर नौकरी करता है, रिटायरमेंट के बाद जब घर आता है तो अपने ही घर के लिए सिर्फ एक मनी ऑर्डर था, लोग उसके हर महीने पैसे की उम्मीद करते थे, लेकिन जब वो आ जाता है तो उसको कहाँ सेट करें, कहाँ रखें, कौन सी जगह दे, ये सबके लिए एक समस्या बन जाती है। बहुत मार्मिक कहानी है। अंत में उषा प्रियंवदा की कहानी के पिता एक प्राइवेट नौकरी में वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो भी घर में सेट नहीं कर पाए थे खुद को। तो यहाँ पर भी पिता रिटायर होके आ गए, छाता घोड़ा नाव बनने की उम्र चली गई, लेकिन बच्चों ने चाहे हारमोनियम बने, बच्चों को कहानियां सुनाए, गाने सुनाए, गीत सुनाए, चुटकुला सुनाए, मनोरंजन करें। शुरू में नया था ये रूप उनका, कुतूहल बस बच्चे उन्हें घेर कर बैठ जाते और जब मन होता बजाते। कुतूहल बस बच्चों के लिए दादाजी नए थे। लेखक अपने पिता के हिसाब से देख रहे हैं कि जब बच्चे उनको देखते शुरू में तो घेर कर बैठ जाते और अपनी फरमाइश के अनुसार उनको ये सुना दो वो सुना दो कहते रहते। पर जल्दी ही उनके सुर बिगड़ गए, लेकिन ये रास नहीं आया पिता को। जल्दी ही हारमोनियम के सुर बिगड़ गए, यानी पिता ऊब गए उस चीज से। यह भी तब हुआ जबकि बच्चे हारमोनियम से उगता गए थे। और ये और होता है कि बच्चों के पास मनोरंजन के अनेक साधन होते हैं, वो लगातार एक ही साधन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। तो यूं हुआ होते होते कि बच्चे उगता गए। अब पिता चाहते थे कि बच्चे उनके पास जाए, पिता चाहते थे कि वो अकेले ना बैठे कोने में, लेकिन बच्चे उनके पास नहीं जाते थे। तो हारमोनियम के सुर बिगड़ गए। अकेलेपन, बुढ़ापे, ऊब और बीमारी से मिलकर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। हारमोनियम के सुर बिगड़ने का मतलब यही है। हारमोनियम बने पिता बच्चों की उपेक्षा से आहत होकर स्वतः बजने लगे। हारमोनियम बने पिता बच्चों की उपेक्षा से आहत होकर स्वतः बजने लगे। घर में दादाजी हैं, थोड़े दिन तो बच्चे आए जाए बैठे दादोजी, और बाद में नहीं आए तो वो पड़े क्या बोलेंगे, राम मेरो एक ही को लिया मेरा करना टींगराना मेरा सब किम्मी मतलब को नहीं मरी लिया जांकड़ने को नहीं आवा कन्ना से को नहीं निकले। ये चीजें उन्होंने कभी नहीं कही होती है, लेकिन दादाजी को लास्ट में जब बच्चे धमा चौकड़ी मचाते दिखते हैं, उनके पलंग के नीचे से गुजरते हैं, उनका गेड़िया चिटिया छड़ी इधर उधर कर देते हैं, लेकिन प्यार नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते, तो एक प्रकार की चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है जो अकेलेपन और उपेक्षा से पैदा होती है। तो दादाजी की तरह कहानी के पिता भी चिड़चिड़े होने लगे और आधी रात को बच जाते कई बार, तो यानी आधी रात को बकने लगते, बोलने लगते। ये रूप बच्चों ने देखा नहीं था। असल में वे चाहते थे कि हम सब पहले की तरह चकित से उनका किसी भी चीज में बदल जाने का जादू देखें और उन्हें घेरे रहें। पिता की हमेशा एक आदत रही थी कि जब भी घर में आते थे तो बच्चे उनको घेर कर बैठते थे और पिता उनको इतनी रोचक कहानियां सुनाते थे कि बच्चों का मुंह खुला का खुला रह जाता था। पिता हमेशा आकर्षण का केंद्र रहे। आज वो समय चला गया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, और पिता चाहते हैं कि आज भी वो बच्चे चकित होकर उनके आसपास घेरे लगाकर बैठे रहे, उनको घेर कर। समय बड़ा बलवान है, समय एक जैसा रहता नहीं है। पिता इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। शायद इसी कारण एक दिन किसी से पूछे बिना वे पेड़ हो गए, लेकिन जब बच्चों ने उनकी उपेक्षा शुरू कर दी, उनको घेर कर बैठना सबने बंद कर दिया, तो इस कारण एक दिन वो पेड़ हो गए। देखा जाए तो यहीं से उनकी कठिनाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। पेड़ हो जाने का मतलब मारवाड़ी में आपने सुना होगा, तेरी जड़ चाल ही है डैसा ले बोली। कहीं से कोई उठे ही नहीं तो उसको कह देते हैं कि उसकी जड़ें निकल गई जमीन के नीचे, वो वहां से नहीं हिलता। पिता एक ही जगह जहां बैठते वहीं बैठे ही रह जाते। पेड़ बन गए, अपने को बदल लिया, घोड़े से, नाव से, छाते से, हारमोनियम से, अब वो अपने आप को पेड़ में बदल चुके। और जहां बैठते थे
वहीं घंटों बैठे रह जाते और याद आता है बेटे को कि यहीं से असल में उनकी कठिनाइयों का सिलसिला भी शुरू हुआ। पेड़ में तब्दील होकर घर में वे जहां बैठते वहीं धंस जाते। अब उनकी इच्छाएं रही नहीं, शरीर कमजोर हो गया, घूमने फिरने की शक्ति नहीं रही, तो जहां बैठते वहीं बैठे ही रह जाते। कभी भाई के कमरे में, कभी मेरे कमरे में, जिसके कमरे में बैठते वहां से हिला ही नहीं जाता। कभी भाई के कमरे में, कभी कथावाचक छोटे बेटे के कमरे में। बार बार उन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाना पड़ता, जो एक मुश्किल काम था। अब उसी जगह तो टिकाव कैसे हो, उनको वहां से हटाना भी पड़ता था। तो पेड़ को उखाड़ना बड़ा कष्टदायक होता है। पिता को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल का काम हो गया था। इसलिए एक दिन हमने उनसे प्रार्थना की कि वे पेड़ के सिवाय कुछ और हो जाए। एक दिन पिता को बोला कि प्लीज आप पेड़ मत बनिए, अर्थात किसी भी कमरे में जाकर इस तरह से जमिए मत, पेड़ मत बनिए, कुछ बन जाइए। बराबर आप एक जगह धंसिए मत, बैठिए मत, रुकिए मत। पेड़ होकर पिता खुद कष्ट पा रहे थे, क्योंकि उखाड़ते वक्त न चाहते हुए भी जरा सी बेरहमी हो जाती और जड़ों के टूटने से उसका शरीर थर थर कांपता। पेड़ हो जाने से ऐसा नहीं कि पिता दुखी नहीं थे, पिता खुद दुखी थे, क्योंकि जब पेड़ को जड़ से उखाड़ा जाता है तो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही नाजुक तरीके से, प्यार से भी ले जाने के बाद भी पेड़ की जड़ हिल जाती और पूरा पेड़ कांप जाता। अर्थात पिता बूढ़े और सिकुड़ कर कमजोर छोटे हो गए थे। बेटे गोद में उठाकर उनको प्यार से भी ले जाते, तब भी घुटना मुड़ जाता, कहीं कस के पकड़ने में आ जाते और इस तरह पिता पूरे हिल जाते, एकदम पत्तियों की तरह काम उठते। कष्टमय था एक जगह से दूसरी जगह जाने का ये काम, चाहे वो खुद ना करे, उनके बेटे करते हुए। हमारी बात मानते हुए फिर से पिता बने, मगर उनके शरीर का कंपन यथावत रहा। बच्चों की बात मानी कि आप फिर से पिता बन जाइए, पेड़ मत बनिए, कोशिश कीजिए वैसे ही रहने की। तो पिता बने, लेकिन कंपन हाथ पैरों में बुढ़ापे में जो होता है वो उनके शुरू हो गया। डॉक्टर के मुताबिक इस बीमारी का नाम पार्किंसन था और ये लाइलाज था। पिता तो बन गए, पेड़ से तब्दील होकर फिर पिता, लेकिन कांपने की बीमारी यथावत रही। और डॉक्टर के मुताबिक इस बीमारी का नाम पार्किंसन था और ये बीमारी लाइलाज थी, मृत्यु के साथ ही जाती है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है। वह एक पर्ची पर कुछ दवाइयों के नाम लिखकर घर से भी गया ही था कि पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। डॉक्टर पर्ची पर कुछ दवाइयां लिखकर देके गया था और जब वो निकला भी नहीं था घर से कि पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेशक वे कमजोर हो चुके थे, मगर इतने भी नहीं कि एक और बार न बदल सके। बहुत व्यंग्यात्मक पंक्तियां हैं, पंक्तियों का भाव सौंदर्य बहुत मार्मिक है कि पिता ठीक है बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन इतने कमजोर नहीं हुए थे कि वे एक और बार अपना रूप बदल नहीं सके। आज तक बदलते आए हैं, अभी फिर बदलेंगे। उनका चेहरा लाल था, हाथ पैर कांप रहे थे, वे बदलने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश के 3-4 मिनट लगे। इन 3-4 मिनटों में शरीर की पूरी ताकत लगाकर एक तस्वीर में तब्दील हुए और मेरे कमरे में टीवी के दाईं ओर जहां दीवार खाली थी वहां टंग गए। यानी पिता का अंतिम समय आ गया था। डॉक्टर के गुजरते गुजरते पिता का चेहरा लाल हुआ, मुस्कुराए, लेकिन फिर लाल हुआ, पूरा शरीर कांपा और 2 या 3 मिनट की इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के बाद पिता को अंतिम सांस आ गई, पिता का देहांत हो गया। लेकिन मरने के पहले वो फिर से तस्वीर में बदल गए। कितना इस कहानी में ये पंक्तियां देखिए कि पिता अंतिम बार रूप बदले और इस बार वो रूप बदल कर क्या बने, एक तस्वीर जो लेटर के कमरे में टीवी के बगल में खाली जगह में टंग गई। इस प्रकार से कहानी हमारी पूरी हो गई। कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों का उत्तर बनता है। इसमें 20 नंबर के प्रश्न का रूप यह है कि कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 20 नंबर के प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो कहानी की तात्विक समीक्षा करें।
कहानी की तात्विक समीक्षा में कहानी के जो 6 तत्व हैं उसके आधार पर 6 तत्व कथानक, पात्रम, चरित्र, चित्रम, संवाद और कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन 6 तत्वों को पॉइंट वाइज लिखना और फिर हमारी कहानी में ये कितने हैं, ये किसी भी एक कहानी के लिए जरूर आता है। आउट समझिए ये क्वेश्चन को, एक जरूर आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है 20 नंबर का, इस कहानी की मूल संवेदना लिखिए। इस प्रश्न की भाषा चेंज हो सकती है, उत्तर एक होगा। स्मृतियों में पिता कहानी का उद्देश्य लिखिए, कहानी की मूल संवेदना लिखिए, कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें, कहानी के अनुसार लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हमें ये याद रखना है कि प्रश्न में जो भाषा है उत्तर में वो भाषा इस्तेमाल करनी है। अगर कहानी में है कि कहानी का उद्देश्य लिखे तो उत्तर में हम यह शब्द 2-3 बार यूज करेंगे कि कहानीकार इस कहानी के जरिए ये बताना चाहते हैं, कहानी का उद्देश्य ये है। मूल संवेदना है तो कहानी की मूल संवेदना ये है। बड़े प्रश्नों के लिए 3 हमें सोपान से गुजरना पड़ता है, 3 स्टेप होते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, कहानी और कहानीकार का नाम, मूल प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है, और उसके बाद जो मूल प्रश्न का उत्तर है वो देंगे, और जब पूरा उत्तर दे दिया जाए तो कंक्लूजन, निष्कर्ष, उपसंहार के उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से हमने इस बिंदुओं पर दृष्टिपात किया और इस प्रकार से हमने इस कहानी को ऐसे समझा। आज हमने इस कहानी को समझा, कहानी कंप्लीट हुई। बड़े प्रश्न के उत्तर में काफी चीजें आएंगी। कहानी पिता और पुत्र के संबंधों को बयान करती है। कहानी घर और मकान के बीच में अंतर को स्पष्ट करती है। कहानी एक पति की दृष्टि से भी देखती है, जहां पिता अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, घर के खाने को मिस करते हैं, उस घर को प्यार करते हैं जहां उनकी पत्नी खड़े होकर उनका इंतजार करती है। इस कहानी की पत्नी अपने पति के लिए प्रेयसी है। ये इस कहानी की एक खासियत है। प्रेयसी के लिए मन में अलग भाव होते हैं और पत्नी के लिए अलग, लेकिन कहानीकार के जीवन में उनकी पत्नी उनके जीवन का केंद्र बिंदु है। और पिता उस औरत के पति के अलावा जो पिता है तो वो अपने बच्चों के लिए वो नरम मिजाजी रखते हैं जो पिताओं को हमने अमूमन करते नहीं देखा है। एक नरमी, एक दोस्त, एक ऐसा पिता जो बच्चों को घेर कर में से बैठता है, कहानियां सुनाता है, मिठाई खरीदते वक्त भी बच्चों की दृष्टि से उस जगह खो जाता है कि मेरा बेटा जब इसको खाएगा तो क्या समझेगा। कितने नरम दिल और कितने काम में होते हैं ऐसे पिता, काम में जिनकी चाहना की जाए। ऐसे पिता किसको अच्छे नहीं लगेंगे जो अपने बच्चों के लिए ऐसे हो कि बच्चे अपने को दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान समझे। तीनों बच्चे इस कहानी में अपने पिता की समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति प्राप्त करते हैं। कहानीकार रघुनंदन त्रिवेदी ने न सिर्फ शैलीगत नवीनता दिखाई है बल्कि कथ्यगत नवीनता भी इस कहानी में है। पिता की विषय वस्तु पर जितनी कहानियां लिखी गई है, ये कहानी उसमें हमेशा स्मरणीय रहेगी, यादगार रहेगी। फ्लैशबैक शैली और वर्तमान में इस कहानी को जोड़ते हुए नित्य नवीन नूतन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। कहानी घर, परिवार, बीवी बच्चों, आपसी संबंधों और एक अविवाहित और अकेले व्यक्ति और परिवार वाले और खुद की इच्छा से बनाए परिवार वाले व्यक्ति के रूप में एक एक पंक्ति के माध्यम से, छोटी छोटी संक्षिप्त बातचीत के माध्यम से बड़ा प्रभावी असर छोड़ती है। जहां पिता कहते हैं कि वो जो कमाते थे वो खाते थे, कुछ बचाते नहीं थे, कोई जीवन का उद्देश्य नहीं था, यूं कहने को सब कुछ था, लेकिन यूं कुछ था जो नहीं था, यूं कुछ था जिसे बदलना था। एक कठोर चीज को नरम चीज में बदलना था। वो यही था कि कोई रोक टोक नहीं थी। वो चाहते थे कि कुछ रोक टोक हो, यानी जिम्मेदारियां आए। जब चाह करके जिम्मेदारी ली जाती है, जब अकेलेपन से ऊब कर घर बसाया जाता है, उस सृजन का, उस संसार का एक अलग महत्व होता है। जबरदस्ती और अपनाए हुए के बीच में एक फर्क कहानी की शुरुआत में ही दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरती से इस कहानी में बहुत चीजों को छोटी सी कहानी में समेटने का स्तुत्य प्रयास कहानीकार ने किया है। आज इतना ही। कल नए वीडियो में
कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।